हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और एप्लीकेशन पर भी। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके की पहली क्लास लेकर के आया हूं और ये पहली क्लास मैंने YouTube पर भी डाल दी है। ये ठीक है, YouTube पर भी चलेगी पहली क्लास। इसके बाद की बाकी क्लास एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो बिल्कुल सारी जो एप्लीकेशन बैच पे हमारी क्लासेस चलती है उसकी ये डेमो वीडियो भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसके बाद की सारी क्लास आपकी एप्लीकेशन पर भी मिलेगी, बैच पर मिलेगी। बैच का नाम है टारगेट 2.0 यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के लिए और बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उन सभी के लिए यूपी जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उस राज्य में क्या क्या है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी जो आपकी दूसरी जीके के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जो दूसरे एग्जाम में जो सेंटर की जॉब होती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा वे सब्जेक्ट तो आपके आएंगे ही आएंगे, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आपका आएगा यूपी जीके। यूपी जीके में क्या क्या आता है पहले एक बार ये समझ लो। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। यूपी जीके में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यूपी जीके की हिस्ट्री, इतिहास, यूपी का क्या इतिहास है, क्या सुनहरा इतिहास है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का। दूसरा, उत्तर प्रदेश का भूगोल यानी जियोग्राफी, हिस्ट्री और जियोग्राफी। कुछ बच्चे इसमें सीबीएसई बोर्ड वाले भी हो गए, इंग्लिश मीडियम वाले भी हो गए। मैं बाइलिंगुअल ये क्लास लेके चलूंगा बैच पे। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता हिंदी में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर इसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेझिझक हो गया, आप अपने कमेंट में डाउट पूछ सकते हो। बैच में आपको डाउट सारे सोल्व होंगे। दूसरा, हम यूपी जीके के पढ़ेंगे पॉलिटी, यूपी जीके का संविधान, जो राजनीतिक व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी पॉलिटी का भाग 6 आता है। अगर मैं भाग 6 की बात करूं तो भाग 6 में आपने देखा होगा कि राज्य सरकार की बात होती है, तो वो भाग 6 आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे और यहां उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में भी आप पढ़ोगे। यूपी की कला और संस्कृति, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कला संस्कृति, इसको स्टैटिक जीके में भी रखा जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कला और संस्कृति आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति आपको यहाँ पे मिलेगी। हमारे उत्तर प्रदेश में कला संस्कृति के मामले में उत्तर प्रदेश कितना संपन्न है। हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो बाकी राज्यों के मुकाबले संस्कृति में बहुत ज़्यादा संपन्न है। यहाँ बहुत सारे शासक हुए, बहुत संस्कृतियाँ आई। जैसे जैसे शासक बदलता है ऐसे ऐसे उसके नियम भी बदलते हैं और नई संस्कृति आती है। जैसे मुगल के टाइम पे जब मुगल आए, मुगल में जो हुमायूं थे, उन्हें चित्रकारिता का बड़ा शौक था। तो चित्र, उत्तर प्रदेश में चित्र को जो कला है, चित्र का जो शुरुआत हुई है पिक्चर्स की, वो हुमायूं के टाइम पे हुई। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग अगर मैं कहूं तो स्वर्ण युग जहांगीर के टाइम पे होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। अगर मैं हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल की बात करूं तो वो अकबर के टाइम पे होता है, अकबर के टाइम पे। तो इतिहास जैसे जैसे बदलता है ऐसे ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृति भी बदली है। लेकिन यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ का जो खान पान है, वो आज भी उसी संस्कृति को फॉलो कर रहा है जो बहुत साल पहले कभी वैदिक टाइम पीरियड पे चालू हुई थी। आज भी यहाँ ग्रामीण सभ्यता है, गांव में लोग ज्यादा बसते हैं, रोजगार गांव में ज्यादा है। तो वैदिक सभ्यता की संस्कृति आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। उसके बाद जितने भी शासक हुए, गुप्त हुए, मौर्य हुए, उनकी भी संस्कृति यहाँ पे देखी जाती है। मुगल हुए, उनकी भी संस्कृति देखी जाती है। और उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए तो उनकी भी संस्कृति, यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बहुत सारी संस्कृतियों को मिलाए हुए है, बहुत सारी संस्कृतियों को अपने में समाये हुए है। ठीक है ना। और इसके अलावा यूपी जीके से संबंधित यूपी की करंट अफेयर, ये हमारे सिलेबस में रहेगी बातें, करंट अफेयर। ठीक है जी। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, सबसे पहले हम ओवरऑल यूपी का मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। मोटा मोटा नहीं, अब तो पूरी गहराई से ही देखेंगे। जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं यहां से, सामान्य परिचय जिसको हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का, सामान्य परिचय। और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय के बाद उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी यानी भूगोल की। तो अपने साथ में कॉपी पेन लेके आप बैठ जाओ, सारी बातें नोट करेंगे। जियोग्राफी, भूगोल,
वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, और जिसने बैच में अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो अपना एडमिशन ले ले। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अब मैं अगर जियोग्राफी की बात करूँ तो भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। इस भौगोलिक विभाजन के साथ साथ ही मैं आपको राजनीतिक विभाजन भी पढ़ा दूंगा। राजनीतिक विभाजन, क्योंकि वो यहीं समझ में आएगा। राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन में बात करते हैं हम कि हम राजनीति के हिसाब से उत्तर प्रदेश का विभाजन किस तरीके से कर रखा है। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन है 18 मंडल, और इन मंडलों में अंदर है जिले 75 जिलों के तौर पर। तो यहाँ बेसिक जानकारी यहीं हो जाएगी आपको राजनीतिक विभाजन की। फिर पॉलिटी में हम लोग सिर्फ सरकार के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद जियोग्राफी में और जो चीज़ें आएगी विभाजन के बाद, कि यहाँ की मिट्टी, उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है, इस मिट्टी पे फसल कैसी होती है, उन फसल के लिए जलवायु कैसी चाहिए, जलवायु, ठीक है ना, और सिंचाई करने के लिए जो सिंचाई परियोजनाएं है उत्तर प्रदेश में, सिंचाई परियोजना, साथ ही साथ फसलों की सिंचाई और मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियां, ये सारे सिलेबस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नदियों के बाद उत्तर प्रदेश के नदियों पर बनने वाले नदी परियोजना यानी कि बांध, उत्तर प्रदेश के बांध, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। सिंचाई परियोजना और बांध। और जब बांध पढ़ेंगे तो ऊर्जा के संसाधन, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा की पूर्ति कैसी होती है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में आपके जल विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र, जो बिजली बनाते हैं जो केंद्र, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज संसाधन मिलते हैं, यानी कि देश की तरक्की में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है। इन खनिजों में डोलोमाइट, संगमरमर, ये सब कहाँ से मिलते हैं और कौन कौन सी चट्टानें यहाँ मिलती है, कोयला वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ मिलती है वो सब इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है जी। और इन खनिजों के अलावा हम लोग पढ़ेंगे यूपी जीके में, खनिजों के अलावा ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे वन, उत्तर प्रदेश के वन, और इन वनों पर आधारित उद्योग, यानी जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे कागज उद्योग, खेल के सामान यानी फर्नीचर के सामान, वनों पर आधारित लकड़ियों से बनने वाले उद्योग। इसके अलावा दूसरे अन्य उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम जियोग्राफी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जियोग्राफी में। साथ ही साथ कृषि भी आएगी। उद्योग का ही कृषि एक पार्टी है, एक प्रकार से लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए कृषि करते हैं और साथ ही साथ पशुपालन करते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार की यहाँ कृषि होती है, रबी की, खरीफ की, कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, वो सारी हम इस जियोग्राफी में करेंगे। उसके बाद इतिहास करेंगे। जब इतिहास कराऊंगा उसका सिलेबस वहीं बताऊंगा। जब पॉलिटी करेंगे तब पॉलिटी का सिलेबस बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की, इंट्रोडक्शन की। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कर दे सभी बच्चे, और साथ साथ अगर डाउट बने तो बिल्कुल पूछते हुए चलेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो, आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी। जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे या बाद में देखेंगे तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के उत्तर हिस्से में है, भारत के उत्तर हिस्से में। और इसको आर्य लोग, जो वैदिक लोग थे, इसको मध्य देश भी बोलते थे, मध्य देश, ठीक है, में पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश भारत के, देखो ये हमारा भारत का मैप हो जाता है इस तरीके का, कुछ ज़्यादा अच्छा तो बनाना मुझसे आता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इसको बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे उत्तर प्रदेश भारत के कौन से हिस्से में पड़ेगा, भारत के यहाँ उत्तर के हिस्से में पड़ेगा, उत्तर के हिस्से में। और विषुवत रेखा से हमारा भारत जियोग्राफी के हिसाब से, अगर ये हमारी पृथ्वी है, विषुवत रेखा जो इसको बीचों बीच से जाती है 0 डिग्री,
जहां सूरज का ताप बिल्कुल सीधा पड़ता है और गर्मी ज्यादा होती है। जब गर्मी ज्यादा होगी तो वनस्पति और जलवायु में भी चेंज होगा, वहां की बारिश में भी चेंज होगा, वहां के मौसम में भी चेंज होगा। और 0 डिग्री के आसपास के जितने भी देश रहेंगे उनमें भी तापमान कैसा होगा, उनमें भी तापमान विषुवतीय तापमान होगा, 0 डिग्री के हिसाब से होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे, उत्तर की ओर बढ़ेंगे या फिर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाता है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, तापमान बढ़ने लगता है, इंक्रीमेंट होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो यहां कौन सी डिग्री पड़ेगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ हिस्से में। ये जो 0 डिग्री होती है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, 2 भागों में। इसको हम बोलते हैं कौन सा भाग, उत्तरी भाग पृथ्वी का, और इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का दक्षिणी भाग, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है। ये चीज मैं आपको जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा, बीचों बीच से होकर के जाती है। और ये उत्तर प्रदेश से भी होकर के जाती है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा को हम बोलते हैं उस यहाँ की कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा होता है, वो क्षेत्र होता है जी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब जब ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा तो कर्क रेखा जो कि पृथ्वी के 0 डिग्री से ऊपर हिस्से में है, एक नॉर्मल तापमान आपको यहां पे मिलेगा, नॉर्मल तापमान। इससे नीचे का जो तापमान रहेगा वहां गर्मी ज्यादा रहेगी, इसलिए दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी वहां पे ज्यादा होती है। और इससे ऊपर थोड़ी थोड़ी सी सर्दी होनी शुरू हो जाएगी। यहां का जो तापमान मिलेगा वो एक नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, एक एवरेज टेम्परेचर मिलेगा। और ऊपर ऊपर बढ़ोगे तो यहां इस हिस्से में टेम्परेचर बहुत ही कम मिलेगा। तो हमारे भारत में लगभग सारी चीज देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु रहेगी, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी रहेगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु रहेगी। कैसी जलवायु रहेगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय। यानी कि समय पर यहां गर्मी आएगी, समय पर यहां सर्दी आएगी, समय पर ही बरसात होगी। और जब उष्ण कटिबंधीय जलवायु रहेगी, हर मौसम का एक समय निर्धारित होगा कि 3 से 4 महीने के लिए गर्मी रहेगी, 3 से 4 महीने के लिए बारिश आएगी, 3 से 4 महीने के लिए सर्दी रहेगी। तो उसी के हिसाब से हमारी फसल तैयार होगी, उसी के हिसाब से हमारे उद्योग तैयार होंगे, कृषि तैयार होगी, और उसी के हिसाब से यहां लोगों का रोजगार बनेगा, लोगों के खान पान बनेंगे। ठीक है ना, तो जलवायु का किसी भी क्षेत्र पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक, अब जब जलवायु का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, कृषि और फसल होंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों का झुकाव कहां जाएगा, जहां उनको भरपूर खाना मिल सके, जहां पानी की कमी ना हो, सारी चीज टाइम पे मिलती हो। इसी वजह से जनसंख्या का रुझान कहां हो जाएगा, उत्तर भारत की ओर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो पाई जाती है वो उत्तर भारत में ही पाई जाती है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, पहला स्थान। ठीक है, पहला स्थान। कितनी जनसंख्या हो चुकी है, 2011 के सेंसस के अनुसार 19 करोड़, लेकिन अभी 20 या 25 करोड़ के करीब जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में हो रही है। अब जब जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि देश के संविधान यानी कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा रोल रहेगा। राजनीति बदलने की क्षमता एक ही राज्य रखता है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान। अब जब जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो वोटिंग पावर ज्यादा रहेगी, तो संविधान में यानी कि पॉलिटी में बदलाव, पॉलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा देश की राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, तो वो पॉलिटी में पढ़ेंगे सारी चीज। इसके अलावा तीसरा पॉइंट रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। जितनी जनसंख्या है, क्या इतनी जमीन भी है क्या हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ एरिया। जनसंख्या होती है पॉपुलेशन,
अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान लेना। इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आता है? दृष्टि से चौथा स्थान। चौथा स्थान। पहला स्थान किसका हो गया? पहला स्थान हो जाता है आपका राजस्थान का, दूसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, इस तरीके से महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चौथा स्थान हमारा किसका हो गया? उत्तर प्रदेश का हो गया। चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि जमीन में तो कम है लेकिन जनसंख्या में बाकी सभी राज्यों से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, सबसे ज्यादा नदियां उत्तर प्रदेश में बहती है, ताजे पानी की नदियां बहती है। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी है वो उस नदियों की वजह से उपजाऊ मिट्टी है। इसके अलावा मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से यहाँ फसल अच्छी उगती है, फसल अच्छी उगती है तो खान पान अच्छा होता है। जलवायु सबसे बेहतर है यहाँ पे, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। साथ ही साथ हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश, मान लो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर की तरह से हिमालय से घिरा हुआ है, हिमालय से, तो उधर से ठंडे क्षेत्र से आने वाली जो हवाएं है वो उत्तर प्रदेश को दिक्कत नहीं करती, ठीक है। दूसरा, नीचे पठारों से घिरा हुआ है, नीचे पठार है उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश से नीचे जाओगे तो दक्षिण भारत में पठार आपको देखने को मिलेंगे। इधर रेगिस्तान से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश, तो इधर रेगिस्तान हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये सारे राज्य हो गए, इधर बिहार वाले राज्य हो गए। तो उत्तर प्रदेश में जो आपदाएं आती है जैसे भूकंप वगैरह आना, वो भी बहुत ही कम आती है। तो एक तरीके से हम लोग यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही कम आती है, ऐसी कोई आपदा नहीं आती कि बाढ़ आ गई सब बह के चले गए, या बारिश ज्यादा हो गई, या फसलों का नुकसान हो गया, ठीक है जी, या भूकंप आ गया कि सबकी बिल्डिंगें गिर गई। तो यहाँ जलवायु भी अच्छी है, यहाँ जमीन भी अच्छी है, यहाँ खान पान भी अच्छा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान। अगर मैं उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करूं, उत्तर प्रदेश के नामकरण की, उत्तर प्रदेश के नामकरण की अगर मैं बात करूं, देखो हमारा जो उत्तर प्रदेश था उसका नामकरण कब होता है? उसका नामकरण होता है जी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। लेकिन इससे पहले जो नाम थे वे भी लिखवा देता हूं मैं तुम्हें, यहीं लिखवा देता हूं साथ के साथ ही। इससे पहले जो नाम थे हमारे उत्तर प्रदेश के 1836 के आसपास की बात है, 1836 ही है, आसपास नहीं है, 1836। 1836 में हमारे उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसको जानते थे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे हमारे उत्तर प्रदेश को, उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। अच्छा, 1836 की बात कर रहे हैं, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों का शासन आना शुरू हुआ। शुरुआत बंगाल से होनी शुरू होती है अंग्रेजों के शासन की, फिर वे फोकस करते हैं कहां? अवध वाले रीजन पे। तो उनके हिसाब से जो नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश का वो उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया था 1836 में। और 1836 में आने के बाद जब इन्होंने देखा कि यहाँ अवध के नवाबों का दबदबा रहा, क्योंकि बंगाल के नवाब को तो हटा दिया था इलाहाबाद की संधि करके, अवध के नवाब को रोक लिया था, उसके साथ संधि ही करी थी अवध के नवाब के साथ में, लेकिन उसको नवाब ही बनाए रखा था। तो उस टाइम नाम रखा था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर उसके बाद इसका नाम चेंज करते हैं अवध के आधार पे। और मुगलों की राजधानी, मुगल कहाँ रह रहे थे? दिल्ली आगरा, दिल्ली आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा उन्होंने अपना रखा था। तो दोनों को मिलाकर के उन्होंने एक प्रांत नाम रख दिया। प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोविंस। अंग्रेज हमेशा प्रोविंस बनाकर काम करते थे, ठीक है। तो 1877 की बात है, 1877 की बात है। 1877 में इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत अवध व आगरा। संयुक्त प्रांत क्या नाम रख दिया? अवध व आगरा। ये हमारे उत्तर प्रदेश का नाम था, अवध व आगरा, ठीक है जी, 1877 में। लेकिन जब देखा कि अवध व आगरा को भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, तो अवध व आगरा को हटा दिया और सिर्फ संयुक्त प्रांत रखा, सिर्फ संयुक्त प्रांत। वो कब रखा इन्होंने? 1937 में। 1937 में इसका नाम चेंज हुआ और सिर्फ कर दिया संयुक्त प्रांत। इसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत को यूनाइटेड प्रोविंस।
तो यानी कि यहाँ ये यूपी ही बन गया, यूनाइटेड प्रोविंस। पहले यूपी की फुल फॉर्म थी यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। ठीक है, अब देश आजाद होता है, देश आजादी तक इसको संयुक्त प्रांत ही बोलते थे। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, कलकत्ता, लखनऊ, वाराणसी, जहां जहां भी अधिवेशन होते हैं हमारे राज्य में, वो उत्तर प्रदेश में नहीं, वो संयुक्त प्रांत में होते थे, क्योंकि उस टाइम उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। बताओ, क्लियर हो रही है बात सभी को? क्लियर हो रही है बात? तो अब दोबारा से जब नामकरण हुआ देश आजादी के बाद, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं, राज्यपाल के सामने नामकरण होता है। और जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, पहले जो मुख्यमंत्री रहे गुरु बोल रहा हूँ, गोविंद वल्लभ पंत, उनके नाम पे झील भी है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो गोविंद वल्लभ पंत, उनके टाइम पे नामकरण होता है ये। और 24 जनवरी 1950, कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश हमारे स्वतंत्र भारत का एक नया राज्य बन गया। पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का गठन या उत्तर प्रदेश का नामकरण कब होता है? 24 जनवरी 1950। यहां हमारा प्रदेश बनता है जी उत्तर प्रदेश। ये टॉपिक बताओ क्लियर होगी क्या यहां तक बात? ठीक है, नामकरण की, नागकरण नहीं है, नामकरण है। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलो आगे बात करते हैं राजधानी की। ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, हाथ और दिमाग दोनों साथ साथ चलेंगे। मैं एक बार वीडियो खोल लेता हूं। चलो देखो, आगे देखो। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में कैसे कैसे बदलाव होता है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में बदलाव। राजधानी देखो, समय समय पर उत्तर प्रदेश में राजधानी चेंज होती रही। मुगलों ने राजधानी चेंज की, ज्यादातर फोकस इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे रहा। इन्होंने राजधानी, जो सबसे पहले राजधानी बनी 1836-37, जब भी वह नाम चला था संयुक्त प्रांत, तो 1836 में हमारे प्रदेश की राजधानी थी आगरा। क्या थी जी? आगरा। 1836 में हमारे देश की राजधानी थी आगरा। और कब तक रही है राजधानी? राजधानी रही जब 1857 की क्रांति हो गई और नए तरीके से भारत शासन अधिनियम आता है, वायसराय बनते हैं 1858 में। तो वो इस संयुक्त प्रांत की, उस टाइम कौन सा प्रांत था ये? उत्तर पश्चिमी प्रांत था, ठीक है ना। बाद में नाम 1877 में चेंज हुआ, तो इसको उत्तर पश्चिम प्रांत बोलते थे। उस टाइम इसकी जो राजधानी बनाई गई, वो राजधानी बनाई गई इलाहाबाद। कौन सी राजधानी बनाई गई? इलाहाबाद। वर्तमान में इसका क्या नाम है? वर्तमान में इसका नाम है जी प्रयागराज, इलाहाबाद का। ठीक है, तीनों नदियों का संगम जहां होता है। तो 1858 में राजधानी बनाई गई इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद 1921 में राजधानी चेंज की गई। और आपको मैं बता दूं, इसी उत्तर प्रदेश में 1858 के बाद जब 1935 आता है, 1935 में राज्य विधानसभा का गठन भी किया जाता है और यहाँ कोर्ट भी बनाई जाती है। तो जो पहले कोर्ट बनाई गई थी, चूंकि इलाहाबाद राजधानी थी, तो कोर्ट इलाहाबाद में ही बना दी। हमारे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही है। तो 1921 में राजधानी बनाई फिर लखनऊ राजधानी रही है। इसीलिए आपको आगरा में भी बहुत सारे जो स्थापत्य कला है, जो बिल्डिंग है, जो किले हैं, जहां राजा लोग रहते थे, वो आपको आगरा में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आगरा राजधानी रही है। इसके बाद इलाहाबाद में भी आपको उस समय के बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलेगी। और लखनऊ में भी, नवाबों का शहर इसको बोलते हैं,
हाँ, चिकन बोला जाता है कि यहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है, ठीक है ना। तहजीब वाला शहर है लखनऊ। उसके बाद लखनऊ में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो लखनऊ अभी वर्तमान में भी हमारी राजधानी लखनऊ ही है, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। अब बात करते हैं सामान्य परिचय में मंडल की। मंडल, राजनीतिक विभाजन कैसे हुआ हमारे उत्तर प्रदेश का। उससे पहले भौगोलिक विभाजन समझो। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक का मतलब होता है प्राकृतिक तौर पे, जमीन के आधार पर भौगोलिक विभाजन। जमीन के आधार पर भौगोलिक विभाजन उत्तर प्रदेश का ये होता है, पहले उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य भी आता था, तो सारा उत्तराखंड मिला लो और नीचे मध्य प्रदेश वाला रीजन मिला लो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे। कुछ कुछ उत्तर प्रदेश का नक्शा इस प्रकार का है। अगर मैं भौगोलिक विभाजन की बात करूं, यहां उत्तराखंड भी जो वर्तमान में बाद में बनता है उत्तराखंड राज्य, वो भी मिला हुआ था पहले उत्तर प्रदेश में ही। ये वाला जो राज्य था इसमें कुमाऊं है ना, गढ़वाल, ये लोग रहते हैं। इसी हिसाब से उत्तराखंड का प्रदेश, जो उत्तराखंड प्रदेश है उसका विभाजन किया हुआ है। ये पहाड़ी एरिया था, पहाड़ वगैरह यहाँ मिलते हैं, ये पहाड़ी एरिया था। तो उत्तर प्रदेश में पहले पहाड़ भी थे, लेकिन जब से उत्तराखंड को अलग किया गया तो पहाड़ी रीजन हटाए गए। यहाँ जो पहाड़ चले जाते हैं वो उत्तराखंड से होते हुए नेपाल में घुस जाते हैं, फिर नेपाल से जाते हुए भूटान वगैरह में चले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पहाड़ों से बच जाता है, उत्तर प्रदेश में पहाड़ नहीं है। लेकिन पहाड़ों के बाद का जो क्षेत्र है, ध्यान से समझो, यहां ध्यान दोगे, पहाड़ ये हो गए पहाड़ी क्षेत्र। इस पहाड़ के नीचे ऐसा तो है नहीं कि सीधे की सीधी जमीन आ गई हो भाई, नदियां पहाड़ों से बह करके आती है और पानी में इतना आवेग होता है कि पानी तो बड़े बड़े पत्थर को भी तोड़ देता है, पहाड़ों को तोड़ देता है। तो पहाड़ों से छोटे छोटे पहाड़ों में तोड़ा, फिर छोटे छोटे पहाड़ों को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ा है, कंकड़ पत्थर जिसको बोलते हैं, कंकड़ पत्थर जिसको बोलते हैं। तो कंकड़ पत्थर पहाड़ों के जस्ट नीचे नहीं पाए जाते, वो पानी के साथ बह करके और नीचे आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भाबर क्षेत्र। भाबर, कंकड़ पत्थर वाला जो क्षेत्र होता है उसको भाबर क्षेत्र बोलते हैं, भाबर। फिर इस भाबर क्षेत्र से जब पानी निकलेगा तो वो पानी इन पत्थरों को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, सारा रेत वगैरह आ जाएगा भर के। तो रेत वगैरह जब भर के आता है, अगला जो भाग आता है भाबर से नीचे, वो आता है तराई भाग। तो भाबर के नीचे जो आपको क्षेत्र मिलेगा वो मिलेगा तराई क्षेत्र, दलदली क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, एक दलदल क्षेत्र, दलदली क्षेत्र। यानी कि मिट्टी और पानी का मिश्रण मिलेगा, मिट्टी और पानी का मिश्रण। और जहां मिट्टी और पानी का मिश्रण मिलेगा तो वहां वनस्पति भी तगड़ी होगी, ऐसी वनस्पति होगी जिसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो तराई क्षेत्र में वनस्पति मिलेगी आपको, बड़े बड़े जंगल मिलेंगे और ऐसी फसलें होगी जहां पानी, जैसे चावल, गन्ना, इनको पानी ज्यादा चाहिए। तो ऐसी फसल कहां मिलेगी आपको? तराई क्षेत्र में मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश का ये वाला जो रीजन है भौगोलिक विभाजन में, ये कौन सा रीजन हो गया? ये हो गया तराई क्षेत्र, ये हो गया जी तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है। अब इस तराई क्षेत्र के बाद नदियां निकल रही है, जो नदियां निकल के आएगी वो नदियां अपने साथ जो मिट्टी लेकर गए थे वो बीच बीच रास्ते में छोड़ना शुरू कर देगी, ठीक। आपको पता होगा जो नदी है वो रास्ता भी बदलती है, पहाड़ों को काट करके गाद, रेत, मिट्टी, बहुत सारी चीज वो लेकर के आती है नदियां। और कुछ कुछ पानी बह के समुद्र में चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ पानी जमीन के अंदर भी रहता है। वो जमीन के अंदर पूरी फसलों को सिंचाई करने का काम आएगा। तो जमीन, मान लो ये नदी आ रही है, ये अपने साथ मिट्टी लेकर के आई, इसने यहाँ जमीन छोड़ दी ऐसे, ठीक। फिर कुछ समय के बाद, पानी के बहाव के बाद वो नदी इस तरफ को चली गई, ठीक। तो अब वो यहाँ मिट्टी छोड़ेगी, तो ये नई मिट्टी हो जाएगी। जहां पहले बहती थी ये पुरानी मिट्टी, जहां अब बह रही है नई मिट्टी, ये नई मिट्टी बनेगी, ये नई मिट्टी बनेगी। और ये वाली पुरानी की पुरानी मिट्टी रहेगी, ये पुरानी मिट्टी रहेगी। तो दोनों की दोनों उपजाऊ ही मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है, ठीक। अब नई मिट्टी को बोला जाता है
खादर, क्या बोलते हैं? खादर। नई मिट्टी को खादर, और पुरानी मिट्टी को बोलते हैं बंगर। पुरानी मिट्टी को बंगर। और चूंकि ये नदी की वजह से बनी, पानी की वजह से बनी, इसलिए इस दोनों मिट्टी को, एक कॉमन मिट्टी नदी की वजह से बनने वाली मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो ये खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़, एलुवियल बोलेंगे अंग्रेजी में, एलुवियल। ये नई जलोढ़ मिट्टी है खादर, और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बंगर। जलोढ़ मिट्टी है दोनों, एलुवियल है, नदी की वजह से बनी। तो ये जो बीच का क्षेत्र रहेगा, ये एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जो कि मैदान, जिसको हम बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। ये मैदानी क्षेत्र है। बोलो, समझ में आ गई बात? कैसा क्षेत्र है ये? मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र, जहां जहां नदी ज्यादा मिल रही है वहां आपको उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेगी बंगर और खादर के रूप में। लेकिन जहां बारिश कम होती है, जहां पानी की कमी है, वो आपको मैदानी मिलेगा, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें मथुरा आगरा जिले आते हैं, वो थोड़े से मरुस्थलीय मिलेंगे। मरुस्थलीय, डिजर्ट मिट्टी, वहां रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश भी कम होती है और नदियों का गबन भी कम है। क्लियर है बात? ठीक है जी, समझ आएगी बात? उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद यहां उत्तर प्रदेश के बाद राज्यों में क्या आने लगते हैं? पठार। तो पठार कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं पठार। तो दक्षिणी, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में मिलेंगे पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जिसमें ये तो यूके में चले गया, उत्तराखंड में चला गया। ये तराई क्षेत्र हो गया आपका, हिमालय के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। मैदान के पश्चिम में आपको मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, आगरा मथुरा वाले रीजन में। ये सारा पठारी क्षेत्र हो गया। यहाँ पहाड़ नहीं, पठार है, पठारी क्षेत्र हो गया। इस पठारी क्षेत्र में कुछ कुछ पठार है, जैसे बुंदेलखंड का पठार, वो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, उसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसीलिए यहां तक के रीजन को बोला जाता है बुंदेलखंड। कौन सा रीजन? बुंदेलखंड रीजन या बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र, नोट करते रहना सारी चीजें साथ के साथ ही। बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड, कौन सा क्षेत्र हो गया? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है जी। और इधर एक पठार पड़ता है जिसको बोलते हैं बघेलखंड। ये वाला रीजन हो गया बघेलखंड क्षेत्र। ये नाम ध्यान रख लेना, आगे जितनी भी चीजें आएगी वो इसी नाम से आएगी कि भाई बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र। तो इधर ललितपुर, झांसी, जालौन, ये सभी जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आ गए। इधर सोनभद्र, ये सभी बघेलखंड वाले क्षेत्र में आ गए। बताओ, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? नोट करो ये सारी चीजें। जल्दी नोट करो सभी। थ्योरी क्लास चल रही है आप लोगों की। ठीक है जी। तो रीजन कौन कौन से हो गए आपके? रीजन कौन से हो गए? तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ये मरुस्थलीय क्षेत्र, ये बुंदेलखंड क्षेत्र, और ये बघेलखंड क्षेत्र। ठीक है। नामकरण की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत, संयुक्त पश्चिम प्रांत, संयुक्त पश्चिम प्रांत। उसके बाद पश्चिम हटा दिया, संयुक्त प्रांत, अवध व आगरा। उसके बाद अवध आगरा को हटा दिया, सिर्फ संयुक्त प्रांत। और उसके बाद उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में। राजधानी की बात करूं, पहले राजधानी आगरा, 1858 के बाद राजधानी इलाहाबाद, उसके बाद राजधानी लखनऊ। भौगोलिक क्षेत्र की बात करूं, सबसे ऊपर का क्षेत्र तराई क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र, फिर पठारी क्षेत्र। कैसे कैसे बनते हो मैंने तुम्हें बता दिया, मिट्टी विट्टी, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ये सब क्या होते हैं, ये नाम ध्यान रखने हैं आपको अपने पेपर के लिए। अब बात करते हैं राजनीतिक विभाजन की। राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन। देखो,
अगर इतने बड़े प्रदेश पर शासन करना है तो इसको छोटे छोटे उसमें तोड़ना पड़ेगा। यह सारी व्यवस्था हमें दी थी अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब यहां संसदीय प्रणाली लेकर के आए थे, एक व्यवस्था लेकर के आए थे, शासन की व्यवस्था। एक सेकंड रुकेंगे। जब अंग्रेज यहां शासन की व्यवस्था लेकर के आए थे तो उन्होंने भारत को राजाओं महाराजाओं के हिसाब से नहीं चलाया। राजा महाराजा कैसे चलाते थे? राजा महाराजा चलाते थे, सैनिकों को फरमान जारी कर दिया, लो भाई जनता तक पहुंचा दो, बता दो कि राजा का आदेश आया है। अपने सैनिकों को रखते थे, सेनापति को रखते थे। पुलिस वुलिस नहीं होती थी उस टाइम पे, पुलिस तो बाद में आई। पुलिस विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन अंग्रेजों ने ही की है, ठीक है ना। पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग, आईएएस आईपीएस, ये सभी सिविल सेवक, ये सभी अंग्रेज लोग लेकर के आए। पहले मंत्री होते थे राजा को असिस्ट करने के लिए, मंत्रियों के नीचे कुछ लोग होते थे, नवरत्न वगैरह होते थे राजा को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए राजा के दरबार में, और सेनापति होते थे उसके राज्य को और राज्य की जनता को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब यहाँ अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोगों ने पूरी व्यवस्था, मान लो कि ये देश है ये एक देश है, उन्होंने क्या करा, हर हिस्से को मंत्रालय में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया? मंत्रालय में। राज्यों में नहीं तोड़ा, मंत्रालय में। देश एक ही रहेगा लेकिन मंत्रालयों में। और उस मंत्रालय के अलग अलग विभाग कर दिए, जैसे रक्षा मंत्रालय बना दिया, रक्षा मंत्रालय। इस रक्षा मंत्रालय को देखने वाला जो होगा उसको बोलेंगे मंत्री। क्या बोलेंगे? मंत्री। तो एक डिफेंस मिनिस्टर होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इस रक्षा मंत्रालय के अंदर जितनी भी चीज आ गई, सारी आर्मी है ना, डिफेंस के जितने भी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो तीनों चीज आ गई, देश की रक्षा करने का काम इस मंत्रालय का होगा। ऐसे ही शिक्षा मंत्रालय, एक मंत्रालय बना दिया, शिक्षा का जो भी काम होगा इस मंत्रालय का होगा। ठीक, इस तरीके से मंत्रालय बनाए। फिर राज्यों को भी बांटने के लिए, चूंकि मंत्रालय तो पूरे देश में हो गया, राज्यों को बांटने के लिए, राज्यों पर शासन करने के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश ये हो गया पूरा बड़ा उत्तर प्रदेश। अब हमें इस पे शासन करना है तो पहले तो ये जो है उत्तराखंड का भी था, बाद में आंदोलन हुए उस उत्तराखंड को बनाने के लिए। आंदोलन होते हैं, काफी लोग मारे भी जाते हैं इसमें, ठीक है, एक दुखद घटना उस टाइम की रही। और 9 नवंबर 2000 में एक अलग प्रदेश बना दिया, 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में। क्योंकि इनका कहना यह था कि प्रदेश सरकार जो कि यहाँ लखनऊ में बैठती है, यहाँ पड़ता है ये लखनऊ इतनी दूर, हम अगर कोई भी समस्या होगी हम वहाँ जाए कैसे। दूसरी बात, लखनऊ में बैठने वाली सरकार पूरे उत्तर प्रदेश पे सही ढंग से शासन नहीं कर रही। तीसरी बात, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के लोग, वहाँ का खान पान थोड़ा सा अलग है, तो उन्होंने डिमांड करी कि एक अलग प्रदेश बनाओ अगर विकास कराना है। तो आंदोलन हुए, 9 नवंबर 2000 में बना। अभी भी उत्तर प्रदेश को ये कहा जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से एक बड़ा राज्य है, सरकारों को अगर संभालना है तो एक हिस्सा और करो उत्तर प्रदेश का और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना दो जिसमें हरित प्रदेश, पता नहीं ऐसी ऐसी कुछ मांग होती है। अभी तक वो बना नहीं, जब बनेगा जब पढ़ाऊंगा उसकी जी के फिर अलग से, ठीक है। अभी तो ये हमारा वो पूरा उत्तर प्रदेश ये है। तो ये वाला हिस्सा तो अब हट गया, इसको तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ना हम इसके फैक्ट्स पढ़ते। अब इस वाले हिस्से के हम फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो सरकार कहाँ बैठती है? लखनऊ में। अब सरकार को इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इस उत्तर प्रदेश को तोड़ा मंडलों में। कितने मंडल बनाए? टोटल 18 मंडल बनाए। कितने मंडल बनाए जी? 18 मंडल, 18 मंडल। फिर वो एक मंडल में 4 से 5 जिले होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ऐसे करके टोटल 75 जिले बनाए। कितने जिले? 75 जिले बनाए, 75 जिले। इन मंडलों को कौन देखता है? इन मंडलों का जो हेड होता है उसे कमिश्नर बोलते हैं, आयुक्त बोलते हैं, मंडलायुक्त बोलते हैं, मंडलायुक्त, मंडलायुक्त, ठीक है। यूट्यूब पे चल रही है ये। तो 18 मंडल, मंडलायुक्त। और 75 जिलों को कौन देखते हैं? उसे बोलते हैं, जिलों को देखने वाले को कलेक्टर, डीएम, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में डीएम का सबसे छोटा रोल होता है, डीएम सबसे छोटा होता है प्रशासनिक व्यवस्था में।
समझ आ गई बात। जो जनता के लिए सबसे बड़ा होता है, पूरे जिले का मालिक है, लेकिन पहले उसको जिला जिला दे करके उसको सिखाया जाता है कि देखो इस जिले में ऐसे करना ऐसे करना, ठीक। फिर धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता है और सचिव तक बनाया जाता है। यह भी सवाल आया पेपर में कि सबसे बड़ा पद सिविल सेस्को में प्रशासनिक दायित्व सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? सचिव का होता है, जिसमें कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा होता है। कैबिनेट सचिव ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिलों में कौन बैठ गया जी? कलेक्टर। इसी कलेक्टर को एक जिम्मेदारी और दी है कि अगर उस जिले में कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, अगर फैसले लेने हैं तो आप एक जज की तरह ही फैसले ले सकते हो। इसलिए इसी कलेक्टर को मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट यानी कि वो फैसले भी ले सकता है, अपना फैसला भी सुना सकता है। तो इसको दो नाम से जानते हैं, एक डीसी के नाम से जानते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक डीएम के नाम से जानते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आप आईएएस यूपीएससी के आईएएस का एग्जाम दे करके बनते हो। तो इस तरीके से 75 जिले बांट दिए। अब ये है कौन कौन से? 18 मंडल। ये 18 मंडल है कौन कौन से, इसको समझो। ये हो गया पहले आपका तराई क्षेत्र, कुछ इस प्रकार से का है। फिर ये दूसरी लाइन खींच दो, हो गया मध्य क्षेत्र। ये हो गया नीचे का तीसरा क्षेत्र, ठीक है जी। तो इसमें मंडल कौन कौन से बांटे? देखो यहाँ पहला मंडल, इसको बोला गया सहारनपुर मंडल, एस के नाम से मैं लिखता हूँ, सहारनपुर मंडल, ठीक है। उसके बाद यहाँ मंडल बना सहारनपुर मंडल के बाद, मैं आगे पेज लेकर के चलता हूँ, उस पर देख लो यहाँ पे, ठीक है, फिर समझाऊंगा। इस मैप को देखो यहाँ पे, इस मैप को, यहाँ चित्र के माध्यम से हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा समझ नहीं आएगा आपको, इसकी ट्रिक बता दूंगा फिर बाद में कैसे याद करना है। देखो एक तो भाई ये वाला मंडल हो गया, दिखाई दे रहा है सभी को, सहारनपुर मंडल। कौन सा मंडल है ये? सहारनपुर मंडल। उसके बाद एस के नाम से, चलो यहीं लिख लो सहारनपुर मंडल, एस के नाम से ब्लैक कलर ले लो, सहारनपुर मंडल। फिर ये वाला मंडल है। अब इस सहारनपुर मंडल में भी 2-3 जिले आते हैं, जैसे हाँ रहने दो, सहारनपुर हो गया ये, ठीक है, ये वाला मंडल। ये वाला मंडल हो गया मुरादाबाद वाला मंडल। कौन सा जी? मुरादाबाद वाला मंडल, ठीक है, मुरादाबाद। फिर बात करते हैं तीसरे मंडल की, इस वाले मंडल की, तीसरे मंडल की, ध्यान से समझेंगे। मैप अगर आपने समझ लिया और डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन समझ ली, तो आप जब भी खनिज संसाधन कहाँ से निकलते हैं या कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है, किस जिले में कौन कौन सी चीज बनी है, उसकी लोकेशन अगर आपको पता होगी मैप के माध्यम से, तो आप आसानी से सवाल कर जाओगे। वरना भूल जाओगे, कहाँ पीलीभीत, कहाँ लखीमपुर खीरी, कहाँ बहराइच, कहाँ श्रावस्ती, पता ही नहीं चलेगा। तो पता होना चाहिए, इसलिए आज हम राजनीतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। ये वाला मंडल है बरेली मंडल। कौन सा? बरेली मंडल, ठीक है, बरेली मंडल। फिर बात करते हैं चौथे मंडल की। चौथा मंडल आपका यहां से ऐसे ऐसे जा करके, ऐसे ऐसे जा करके ऐसे मिल जाता है ये चौथा मंडल। इसको बोलते हैं लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल सबसे बड़ा मंडल है ये, लखनऊ मंडल, ठीक है। फिर बात करते हैं इस वाले मंडल की। ये वाला जो मंडल है लखनऊ के बाद, ये है आपका देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल, यहां नाम लिखे हुए देख लो, ये रहा, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवी पाटन। मैं बस इनका फर्स्ट नेम लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, देवी पाटन मंडल। फिर छठे मंडल की बात करते हैं, तो छठा मंडल जो है, छठा मंडल है आपका गोरख बस्ती। बस्ती छठा मंडल है आपका बस्ती, बस्ती मंडल। छठा मंडल बस्ती मंडल, बस्ती मंडल। और फिर इस मंडल की अगर मैं बात करूं, सातवें मंडल की, तो ये है आपका गोरखपुर मंडल, गोरखपुर। तो पहली लाइन में कितने मंडल हो
सेल डाउन हो गए, सेल डाउन हो गए। अब देखो आगे क्या आवाज आगे। अच्छा जी, तो ये हो गए भाई आपके 7 मंडल। अब बात करते हैं हम दूसरी लाइन के मंडलों की। दूसरी लाइन के मंडल देखो, ये है आपका 8वां मंडल, इसको बोलते हैं मेरठ मंडल, मेरठ। उसके बाद ये है आपका 9वां मंडल, बहुत लंबा सा जा रहा है, यहाँ तक है, यहाँ तक है बस, मेरठ मंडल 9। हाँ, ये है आपका मेरठ, मेरठ मंडल के बाद ये है अलीगढ़। कौन सा मंडल है जी? अलीगढ़ मंडल। उसके बाद ये वाला मंडल है आपका, इसको बोलते हैं आगरा मंडल। कौन सा मंडल? आगरा। ये मेरठ, ये अलीगढ़, ये आगरा। उसके बाद ये वाला जो मंडल है इसको बोलते हैं कानपुर मंडल, कानपुर, कानपुर मंडल, कानपुर मंडल। उसके बाद 12वां नंबर यहाँ है, देखो ये बीच की लाइन यहाँ से कट के यहाँ चली गई, ये है 12वां मंडल। 12वां मंडल इसको बोलते हैं फैजाबाद या फिर अयोध्या मंडल, अयोध्या मंडल। और उसके बाद ये वाला मंडल है जी 13वां मंडल, जिसको बोलते हैं आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़। ये हो गया आपके बीच के मंडल। अब रह गए दक्षिणी पठार, दक्षिणी क्षेत्र के मंडल, इनको भी देखो। दक्षिणी पठार के मंडल देखो, बात करते 13 तक हो गए। इसमें कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5, इसमें 7 मंडल है, इसमें 5 मंडल है। अगले वाले में देखो, ये हो गया आपका यहां तक, नीचे तक फैला हुआ है, ये ललितपुर वाला जिला भी आता है इसमें। ये वाला मंडल हो गया आपका झांसी मंडल, झांसी। फिर ये हो जाता है आपका चित्रकूट मंडल, चित्रकूट, ठीक है ना, चित्रकूट मंडल। उसके बाद ये वाला जो मंडल है ये है प्रयागराज मंडल। ये वाला जो मंडल है सोनभद्र जिला भी आता है इसमें। ये वाला जो मंडल है ये है आपका वाराणसी, JCPV, वाराणसी मंडल, वाराणसी। गलती हो गया यहाँ, देखो एक बार, ये है, ये वाली लाइन है वाराणसी मंडल, ये है 17वां नंबर। ये वाला मंडल है आपका वाराणसी मंडल, ये। और ये वाला मंडल हो गया आपका मिर्जापुर मंडल। बताओ जी, क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो, अब ये मंडल तो आपने याद कर लिए, इसके देखो ट्रिक पहले वाली लाइन में देखो, पहले वाली लाइन में ध्यान रखना, SMBLDBG, तो क्या बोलेंगे? संभल DBG है, DBG है, कोई सा बोल रहे संभल DBG। मंडल को याद करने की ट्रिक है संभल DBG, संभल जा DBG, संभल जा। दूसरा वाले देखो MAKAA, MAA, तो क्या है इस वाली लाइन में? MAAKA, फिर A, तो क्या बन गया? मका। क्या बन गया? मका, ठीक है। संभल DBG मका। अगले वाले पे देखो क्या बन रहा है? JCPVM, संभल DBG मगा, JCP चला दूंगा है, JCP चला देंगे वो, संभल जा। तो कहने की तरीके है, बस ये याद करने के तरीके है, बाकी और कुछ नहीं है। संभल DBG से देखो सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवी पाटन, है ना, बस्ती, गोरखपुर, हो गया याद। इधर M से मेरठ, अयोध्या, सॉरी आगरा, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या और आजमगढ़। यहाँ झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर। तो संभल DBG मका, JCPVM, ये हो गया आपके मंडल। नोट कर लिया सभी ने? क्लियर है बात?
चलो जी, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को इन मंडलों के हिसाब से जो जो जिले आते हैं, किस मंडल में कौन से जिले हैं, वे आपको याद करने हैं। वे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। याद नहीं भी करोगे, बस मोटा मोटा सा भी पढ़ लोगे कि अच्छा सहारनपुर मंडल में ये जिले हैं, मेरठ मंडल में ये जिले हैं, लखनऊ मंडल में ये जिले हैं, तो आपको मोटा मोटा सा याद हो जाएगा। पेपर में गलत नहीं करोगे। ये होमवर्क है, एक्स्ट्रा होमवर्क है। सारी चीज़ आप हम ही थोड़ी देंगे, सारी चीज़ टीचर के ऊपर ही भरोसे पे रहोगे। कुछ मेहनत खुद भी तो करो। ये आपके होमवर्क है, इन मंडलों का याद रखना स्ट्रिक्ट से। संभल डीबीजी, मका, जेसीपी चला देंगे, जेसीपी वीएम। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं अब। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट 7 बजे तक। अगला पॉइंट, हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक देश से, एक देश से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से, एक यूनियन टेरिटरी से और एक देश से घिरा हुआ है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, तो सबसे उत्तरी जिला है जी सहारनपुर। सहारनपुर। अगर मैं बात करूं सबसे दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र। अगर मैं बात करूं सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला है जी बलिया। बलिया। और अगर मैं बात करूं सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का शामली जिला। पहले मुजफ्फरनगर था, बाद में शामली बना, शामली जिला। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के चारों तरफ के जिले हो गए। समझो एक बार, उत्तर प्रदेश का जो शामली जिला पड़ता है वो यहां पड़ता है, इस रीजन में, सहारनपुर मंडल में। सहारनपुर और मेरठ मंडल के उसमें पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, शामली हो गया यहाँ पे। सबसे उत्तरी जिले की बात करूँ तो ये वाला जिला सबसे उत्तरी है, ये वाला, ये पड़ता है यहाँ शामली, ये है शामली। ठीक है, यहाँ ये हो गया आपका सहारनपुर जिला सबसे उत्तर का, यहाँ सहारनपुर। सबसे पश्चिम में ये शामली, ये शामली। सबसे दक्षिण की बात करूं, ये सोनभद्र, ये है जी सोनभद्र। सोनभद्र। और सबसे पूर्व की बात करूं तो ये है जी बलिया। बलिया। बोलो, क्लियर हो गई बात? ठीक है, चारों तरफ के जिले हो गए। एक चीज समझ लो, मोटे मोटे से कुछ जिले बता देता हूं मैं। जैसे ये सहारनपुर हो गया, जैसे ये शामली हो गया, ये हमारा बागपत हो गया, बागपत जहाँ हम अभी क्लास ले रहे हैं खड़े होकर के, यहाँ बागपत हो गया है हमारा। ठीक है, इसके अलावा ये मथुरा आगरा हो गए, यहाँ पे मथुरा आगरा वाले ज़िले। ये झांसी चित्रकूट हो गए, ये झांसी और चित्रकूट। ये ललितपुर ज़िला है, ललितपुर। ये जो टांग सी निकल रही ना इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे भागता हुआ घोड़ा सा हो ये, उत्तर प्रदेश है ना। तो इसकी अगली टांग सी ललितपुर है, इसकी पिछली टांग सोनभद्र है। ठीक है, पिछली टांग सोनभद्र है। इसकी पूर्व या पूंछ या बलिया है, छोटी सी पूंछ इसकी, ये बलिया है। ये इधर गोरखपुर वाला जिला है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, महाराजगंज है। ठीक है, ये सारे जिले हैं इधर, लखनऊ, इलाहाबाद। ये कानपुर वाला रीजन है, प्रयागराज यहाँ पड़ता है। ठीक है ना, ये मोटे मोटे से आपको जिले होमवर्क दिया है मैंने आपको, हर मंडल के
जिले देखना। अब अगला टॉपिक लेकर के चलते हैं, लास्ट टॉपिक रहेगा। ये नोट कर लिया सभी ने? एनर्जी डाउन हो गई सुबह से पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बने रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा बैच ज़रूर लो, और भाई यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का। शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दो कि हाँ भी बड़ौद क्षेत्र में भी आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से पढ़ना, रिवीजन का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, साथ के साथ ही याद करते हुए चलना। जितना आपको होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क जरूर कर लेना। होमवर्क करोगे तो आपका फोकस बना रहेगा, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य है जो इसको घेरे हुए है। समझो ध्यान से, कौन कौन से राज्य है जो इसको घेरे हुए है। राज्य राज्य घेरे हुए है, तो मैं दिल्ली से लेकर के चलता हूँ। दिल्ली से सबसे पहला हो गया दिल्ली, ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये भारत की राजधानी भी है। राजधानी, अब जो राजधानी होती है उसके जो आसपास का क्षेत्र होता है, सरकार उसको भी संरक्षित रखती है ताकि विकास कार्यक्रम वहाँ पे किए जा सके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस राजधानी के आसपास के क्षेत्र को एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। तो यहाँ भी आपका एक होमवर्क है, एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। होमवर्क ये है कि आपको ये पता करना कि एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं, और क्या हमारा बागपत भी एनसीआर में आता है क्या। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। राजधानी के आसपास के क्षेत्र को नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, और क्या हमारा बागपत भी एनसीआर में आता है या नहीं आता है। बात करते हैं राज्यों की। पहला राज्य ऊपर से लेके चलो, उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, उत्तराखंड। दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जस्ट बराबर में अभी लोकेशन दिखाऊंगा इनकी ताकि याद हो जाए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तीसरा हरियाणा, हरियाणा। ठीक है जी। फिर चौथा राजस्थान, राजस्थान। पांचवा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीमा छूता है ये, सबसे ज़्यादा सीमा छूता है, सबसे ज़्यादा सीमा छूता है मध्य प्रदेश 11 जिलों को। हेलो, अच्छा जी। हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश सबसे कम। एक जिला लगता है सहारनपुर, बस एक ही लगता है। ठीक है, सबसे सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। टोटल 11 जिले लगते हैं भाई, 11 ध्यान रखने हैं, 11 जिले। ठीक है, 11 जिले। ये मिटा देता हूँ मैं, ये होमवर्क कर लेना, याद से करना, पूछूंगा मैं सभी से कल। नहीं करोगे तो नुकसान आप लोगों का ही होगा। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन में बस यही अंतर होता है कि आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो डेली चेक भी होता है। ठीक है, चीज़ें यहीं याद हो जाती है, बोर्ड नहीं होते। लेकिन अगर आप कॉपी पेन और पानी की बोतल साथ लेकर बैठोगे तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। डेडिकेशन मन में होना चाहिए बस। बात करते हैं छठे प्रदेश की। छठा प्रदेश, छठा राज्य मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, जो उत्तर प्रदेश को छूता है, छत्तीसगढ़। उसके बाद सातवां झारखंड, सातवां झारखंड। उसके बाद आठवां राज्य आता है आपका बिहार,
बिहार। तो चारों तरफ से ये 8 राज्य उत्तर प्रदेश को छूते हैं। और एक देश है नेपाल, ये भी उत्तर प्रदेश को छूता है, नेपाल देश। ये आपको याद रखने हैं, 8 के 8 राज्य उत्तर प्रदेश को जो छूते हैं। देश कौन सा है? नेपाल है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उत्तराखंड से लगने वाले कौन कौन से जिले हैं, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार इनकी लोकेशन भी देख लो आप लोग। इनकी लोकेशन अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये वाला हमारा उत्तर प्रदेश है। इसको छूने वाले हमारे भारत देश में राज्य एक तो हो गया उत्तराखंड, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका हरियाणा, यहीं छोटी सी दिल्ली, ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, और ये हो गया जी बिहार। और ये पड़ गया नेपाल, ये देश है नेपाल। तो नेपाल जो है उत्तर प्रदेश को भी छूता है, बिहार को भी। इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा ये सारे राज्य में डिटेल में किसकी सीमा किसके साथ लगती है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी उत्तर प्रदेश की, सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कैसी ये क्लास रही। आप सभी की जिम्मेदारी है इसको बताने की। नोट कर लेना सारी चीजें, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। सारे सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी। यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको सब्जेक्ट करा दिए जाएंगे। पेपर नज़दीक आने पर हर सब्जेक्ट की मैराथन दे दी जाएगी। और लास्ट में पेड वाले बच्चों को ब्रह्मास्त्र भी दे दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लो, पेपर आपको यहीं से मिलेगा, इस बात की गारंटी है। सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए ही मिलेंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हो, 100% भरोसा कर सकते हो, सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ ब्रांड होगी तो ब्रांड पे ही सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। लोकेलिटी में आप लोकेलिटी में जाओगे तो आपको एक से एक अच्छे से अच्छे टीचर मिलेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि वे टीचर ऑफलाइन ही पढ़ाते रह गए और बाकी लोग ऑनलाइन निकल गए समय के अनुसार। तो हम भी अब ऑनलाइन आ रहे हैं, विश्वास रखोगे तो सारी चीज़ आपको एक बेहतर लेवल में मिलेगी। इसी के साथ ही मैं क्लास खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई मस्त तरीके से करते रहो।